नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में तीसरे दिन भी जारी रहा हंगामा, नहीं हुआ कोई कामकाज। एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में जारी रहा आरोप प्रत्यारोप। हंगामे के बीच ही लोकसभा में पेश हुआ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक। बीसीसीआई भी आ सकता है दायरे में। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में जारी रहा हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक के बाद स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्रवाई। चुनाव आयोग ने कहा, एसआईआर के तहत अब तक 98.01% मतदाताओं को किया गया कवर। गुजरात एटीएस ने किया अलकायदा के AQIS मॉड्यूल का भांडाफोड़। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय महाद्वीप विंग से जुड़े हैं चारों आतंकी। मैनचेस्टर टेस्ट में अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाई भारतीय पारी। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने खेली अर्धशतकीय पारी। ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ट। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए और इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री का यह दौरा अहम है। दौरे के पहले पड़ाव पर प्रधानमंत्री ब्रिटेन पहुंचेंगे, जहां ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों का नया अध्याय रचेगा। वहीं मालदीव में प्रधानमंत्री मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ब्रिटेन और मालदीव के साथ संबंधों का नया अध्याय रचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बुधवार दोपहर दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान वो दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे और मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी ब्रिटेन पहुंचेंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। आज की दुनिया में हमें फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेड व्यापार जो हमारे बीच में अच्छा है, इन्वेस्टमेंट दोनों देश में निवेश काफ़ी भारी मात्रा में होता है, टेक्नोलॉजी की जो पार्टनरशिप होती है। यात्रा से पहले जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और ब्रिटेन एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। हमारा सहयोग व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषण, रक्षा, शिक्षा, अनुसंधान, स्थिरता, स्वास्थ्य और लोगों के बीच परस्पर संबंधों सहित कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री माननीय सर कीर स्टारमर के साथ मेरी मुलाकात के दौरान हमें अपनी आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। मैं इस यात्रा के दौरान महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय से भी मिलने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता होने की संभावना है। करीब 3.5 साल चली गहन बातचीत के बाद यह समझौता 2 वैश्विक शक्तियों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा और गति देने जा रहा है। भारत यूके एफटीए के प्रावधानों की बात करें तो इसके लागू होने के बाद 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ नहीं लगेगा। 90% ब्रिटिश उत्पादों पर भारत में टैरिफ में कटौती होगी। इससे दोनों देशों में हर साल करीब $34 अरब का व्यापार बढ़ने की संभावना है। डीसीसी करार यानी दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से भारतीयों को फायदा होगा। भारतीय आईटी, शिक्षा, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों को ब्रिटेन में नए अवसर मिलेंगे। भारतीय टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न उद्योग, ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। भारतीय आयुर्वेदिक उत्पादों को ब्रिटेन का बाजार मिलेगा। ब्रिटेन की स्कॉच विस्की, जिन, लग्जरी और ऑटोमोबाइल्स भारत में सस्ती होंगी और ब्रिटिश कंपनियों को भारत की सरकारी खरीद की अनुमति होगी। इंडिया यूके एफटीए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो यूके में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट एक्सेस में यूके में ज़्यादा होगा। करीब 99% हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके मार्केट में ज़ीरो ड्यूटी पे एंटर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही 2 बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी।
प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होंगे। पीएम ने मालदीव यात्रा के बारे में कहा, मैं राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू के निमंत्रण पर मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव का दौरा करूंगा। इस वर्ष हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। मैं राष्ट्रपति मोइज्जू और अन्य राजनीतिक नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे कि एक व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के हमारे संयुक्त विजन को आगे बढ़ाया जा सके और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए हमारे सहयोग को सुदृढ़ बनाया जा सके। Both countries are in discussions to negotiate a free trade agreement and an investment treaty as well. And new areas of cooperation, including renewable energy, fisheries, etc., are also being worked on. पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि इस यात्रा से ठोस परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे देश के लोगों को लाभ होगा और पड़ोसी प्रथम नीति को बढ़ावा मिलेगा। लंदन से आर्यन प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार विधानमंडल का तीसरा दिन भी हंगामे से भरा हुआ रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्रवाई आज भी बाधित रही और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पूरे दिन में आज केवल 1 घंटा 18 मिनट सदन की कार्रवाई चल सकी और इस बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाइकआउट पर चर्चा करने का संकेत दिया। बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से जन्मी हताशा है। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर हंगामा। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर आर पार की लड़ाई। विधानसभा में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्षी विधायकों का हंगामा, वेल में की नारेबाजी। सदन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई तीखी बहस। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को दिलाई राजद शासनकाल की याद। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष सदन में सरकार को एसआईआर और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेरने की कोशिश कर रहा था। तेजस्वी यादव ने एसआईआर का मुद्दा सदन में उठाया और पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी को लालू राबड़ी के शासन की याद दिला दी। पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सदन में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अपशब्द का प्रयोग किया। इस पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बाद सदन के पहले सत्र की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरे सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता वेल में प्लेकार्ड लेकर उतर गए। अध्यक्ष के आदेश पर उन्हें वहां से हटाया गया। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दूसरे सत्र में सदन की कार्यवाही करीब 55 मिनट तक चली। बिहार विधानसभा से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक के साथ 6 विधेयक को पास करा लिया गया। बात अगर एसआईआर की है तो ये आज की बात थोड़े, ये तो पिछले 2 महीने से चल रही है और हमने तो पहले भी कहा है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कई बार कह चुके हैं कि कोई भी सही, वाजिब, जेन्युइन मतदाता वो मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अब केवल 2 दिन ही बाकी है। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण अभी तक 1 दिन भी सदन की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल सकी है। एसआईआर को लेकर विपक्ष की राजनीति सड़क से अब सदन तक पहुंच गई है। पटना से डीडी न्यूज के लिए मधुरेश नारायण की रिपोर्ट।
और वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो बहिष्कार भी एक विकल्प हो सकता है। तेजस्वी के बयान पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव बहिष्कार का बयान उनकी हताशा और हार की आशंका को दर्शाता है। तेजस्वी यादव जी का यह बयान कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इसके लिए अन्य विरोधी पार्टियों से भी बात करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मन में जो हार की आशंका है, जो कि बिल्कुल होने ही वाली है, यह उस हताशा को दर्शाता है। और यह लोकतंत्र की प्रक्रिया को धमकी देना, बताइए, मतलब ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धमकी दे रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे और लोगों से करवाएंगे। ये असंवैधानिक है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान इनका है। चुनाव आयोग निष्पक्ष वोट कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण आवश्यक है। याद करिए तेजस्वी यादव जी, आप लोग ही नहीं तो जाकर के चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव के बाद शिकायत किया था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा वोटर जुटे हुए, इनका नाम हटना चाहिए। आज चुनाव आयोग वो काम कर रहा है तो आप उस पर फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जबकि आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए। और बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगातें मिली हैं। एक बार फिर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को बढ़े हुए पेंशन राशि का लाभ देकर विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि राज्य के समाज कल्याण मंत्रालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की है। पेंशन और महिलाओं के लिए की गई घोषणा पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। देखिए, बिहार में आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिए बीते सालों में ढेर सारे कार्य हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी मौजूद हैं बात करने के लिए। पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए क्या क्या बीते वर्षों में कार्य हुए हैं? अभी तो लगातार सबके लिए काम कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि कोई पिछड़ा या दलित, सबके लिए काम हो रहा है। उसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। अभी हम लोगों ने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो वो भी तो उसमें सभी लोग हैं ना। विपक्ष एक सवाल ये पूछ रहा है, कह रहा है कि ये तो चुनावी साल की घोषणा है और चुनाव अब एन वक्त पे आया तो मुख्यमंत्री जी ने 400 रुपये से बढ़ा के 1100 कर दिया। अभी 1223 करोड़ रुपया मासिक है और 14,682 करोड़ रुपया से ज़्यादा इसमें सालाना खर्च होगा। और रही बात चुनाव का, तो जिस समय मुख्यमंत्री जी बिहार की बागडोर संभाले, वो पंचायत में महिलाओं को 50% दिए, अति पिछड़ों को 20% पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आरक्षण दिए। इन लोगों ने तो एकल पद पर आरक्षण नहीं मिल सकता है ये कह करके मामला को न्यायालय में लटकाने का काम किया, क्योंकि इनका मंशा नहीं रहता है अपने लोगों से बाहर निकलने का। तो ये थे हमारे साथ बिहार के समाज कल्याण मंत्री, और जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जिस तरीके से विकास हुआ है, सारे तबकों में विकास हुआ है, और जिस तरीके से जो पिछली सरकार ने बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की है, तो एक बार फिर इनकी कोशिश है कि उस पुराने वायदे को, उस पुराने नारे को जिंदा रख के बिहार को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डेरी न्यूज़, पटना। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में भारतीय तारामंडल के साथ तमाम बातें करी, और इसके अलावा भी तमाम महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो निकलकर, और जो जानकारियां हैं वो यहां पर साझा की गई। नेविगेशन की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि लगभग 12,000 ट्रेनों की NAVIC और अन्य GNSS समूहों का उपयोग करके वास्तविक समय में ट्रैकिंग के लिए लक्षित किया गया। लगभग 8700 ट्रेनें पहले से ही अन्य GNSS उपकरणों के साथ साथ NAVIC से सुसज्जित हैं, और अब तक 11 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। उनमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में 4 उपग्रह स्थिति नेविगेशन और समय निर्धारण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 4 उपग्रहों का उपयोग एक तरफा संदेश प्रसारण के लिए किया जा रहा है, और एक उपग्रह अपनी सेवा समाप्ति के बाद सेवा मुक्त हो गया है। 2 उपग्रह इच्छित कक्षा तक नहीं पहुंच पाए। NVS 03 को 2025 के अंत तक प्रक्षेपित करने की योजना है, और इसके बाद 6 महीने के अंतराल पर NVS 4 और NVS 5 को प्रक्षेपित करने की योजना है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2015 से 16 से वित्त वर्ष 2021 से 22 तक लागू किए गए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
वाई के पहले 3 संस्करणों PMKVY 1.0, PMKVY 2.0 और PMKVY 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण यानी कि STT घटक के अंतर्गत प्लेसमेंट पर नजर रखी गई है। PMKVY 3.0 तक STT प्रमाणित उम्मीदवारों में प्लेसमेंट दर 43% थी। PMKVY 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपने विभिन्न करियर पथ चुनने के लिए सशक्त बनाने और उन्हें इसके लिए उपयुक्त रूप से उन्मुख करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जयंत चौधरी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नौकरी बनाए रखने, आय में वृद्धि और प्रशिक्षण की प्रासंगिकता सहित विभिन्न परिणाम मापदंडों को मापने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कई तृतीय पक्ष मूल्यांकन और मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के केंद्र सरकार के लगातार ठोस प्रयासों के शानदार परिणाम भी साफ देखे जा सकते हैं। प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण हो रहा है, तो नई तकनीकों और डिजिटल वर्क फ्लो को बढ़ावा देने के साथ ही स्टूडियो और ट्रांसमीटर अवसंरचना का उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है। जन जन तक पहुंच का विजन और आधुनिक तकनीक का समावेश देश का लोक सेवा प्रसारक इसी दृष्टिकोण के साथ विश्वसनीयता और विस्तार की नई इबारत लिख रहा है। केंद्र सरकार के लगातार ठोस प्रयासों के शानदार परिणाम साफ देखे जा सकते हैं। बिहार सहित देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार से जुड़े सवाल के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास के अंतर्गत इन केंद्रों का उन्नयन किया जा रहा है। 2539.61 करोड़ रुपए वाली ये योजना 2021 से 26 की अवधि के लिए है। प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण, नई तकनीकों और डिजिटल वर्कफ्लो को बढ़ावा और स्टूडियो और ट्रांसमीटर अवसंरचना का उन्नयन इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। बिहार के बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा को बताया गया कि केंद्र सरकार ने राज्य में प्रसारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें आकाशवाणी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 64.56 करोड़ रुपए और दूरदर्शन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 4.31 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। देश की भाषाई और भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विस्तार का सिलसिला लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी आकाशवाणी के विस्तार को मंजूरी मिली है। BIND योजना के ही अंतर्गत मंडी में 5 किलोवाट का ट्रांसमीटर, साथ ही चंबा और धर्मपुर में 1-1 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार के इन प्रयासों से देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रसारण इंफ्रा का अभूतपूर्व आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोक सेवा प्रसारण को अधिक समावेशी, प्रभावी और सुलभ बनाने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं सरकार ने DD फ्री डिश के जरिए दक्षिण भारत की भाषाओं में प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब DD फ्री डिश देश के लगभग 4.9 करोड़ घरों तक पहुंच चुकी है, जो वर्ष 2018 में 3.3 करोड़ थी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के चैनलों को बढ़ावा देने के लिए DD फ्री डिश की ई-नीलामी प्रक्रिया में विशेष स्लॉट आरक्षित किए गए हैं। इससे दक्षिण भारत के निजी प्रसारकों की भागीदारी को भी बढ़ावा मिला है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से DD फ्री डिश पर 3 नए निजी चैनल TV9 तेलुगु, आस्था कन्नड़ा और आस्था तेलुगु जोड़े गए हैं। और इसके अलावा क्षेत्रीय दूरदर्शन के चैनल DD तमिल, DD सप्तगिरी, DD चंदाना, DD यादागिरी और DD मलयालम पहले से ही फ्री डिश पर उपलब्ध है। इन चैनलों को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकार ने यह भी बताया है कि फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर 27 शैक्षिक चैनलों के जरिए दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत विक्रम माणिक्य ने त्रिपुरा में बिहार मॉडल की तर्ज पर मतदाता सूची पुनरीक्षण की मांग की है। टिपरा मोथा पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर अवैध प्रवासन को रोकने के लिए त्रिपुरा में SIR अभियान शुरू करने की मांग की। टिपरा मोथा प्रमुख ने त्रिपुरा में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर सीमावर्ती देश से त्रिपुरा में अवैध प्रवास जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब मूल निवासियों को अपने अधिकारों के लिए भीख मांगनी पड़ेगी।
उन्होंने चुनाव आयोग से त्रिपुरा में SIR अभियान चलाने की मांग करते हुए कहा कि अवैध प्रवासन मूल निवासियों के साथ साथ पूरे देश के लिए एक वास्तविक खतरा है। ECI से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में SIR हो रहा है वही चीज़ त्रिपुरा में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते। और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में, अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे तिपरासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो हम लोग सब आए थे ECI और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा, और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है, और हम लोग अपने हानि बुसा अपने तिपरासा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। और अब बात पश्चिम बंगाल की। ऐसे वक्त में जब विभिन्न राज्य कंपनियों को राज्यों में निवेश करने को आकर्षित कर रही हैं, यह आंकड़ा आपको चौंका देगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। यानी ये कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं, जिसके लिए राज्य सरकार की लचीली व्यवस्था ही जिम्मेदार हो सकती है। राज्य में अगले वर्ष चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को स्वतंत्र बॉडी घोषित करने की मांग भी की है। बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को स्वतंत्र बॉडी घोषित करने की मांग की है। अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल का CEO कार्यालय राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इस व्यवस्था के तहत ये गृह विभाग पर निर्भर रहता है। चुनाव आयोग अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि CEO का कार्यालय राज्य सरकार पर निर्भर न रहे और इसके लिए अलग बने विभाग के पास समर्पित बजट की बात कही गई है, ताकि CEO कार्यालय वित्तीय रूप से और चुनाव कर्मियों की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार पर निर्भर न रहे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बिहार के तर्ज पर बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की मांग कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष पुनरीक्षण प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। बंगाल में तो बहुत पहले करना चाहिए था, देर से हो रहा है, फिर भी सही काम हो रहा है और इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बंगाल में स्वतंत्र हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा तो तृणमूल के लिए बहुत घातक बन जाएगा। कारण वो चाहते हैं चोरी, वो चाहते हैं वोट में धांधली और ये सारे कुछ बंद हो जाएगा। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस डर रहा है। पहले देश में उद्योग और उद्यम का एक समृद्ध केंद्र माना जाने वाला बंगाल अब उद्योग के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्य के खराब हालात को देखते हुए हजारों कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2011 में ही तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई थी। पश्चिम बंगाल से कंपनियों के पलायन की जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा पलायन 2017-18 में देखा गया, जब 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने राज्य में अपने ऑफिस को बंद कर दिया। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा कि पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गईं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत 6,688 कंपनियों ने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2025 के बीच अपने पंजीकृत कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्य भारतीय राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली 6,688 कंपनियों में से 110 कंपनियां स्थानांतरण के समय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं। व्यवसायों का ये सामूहिक पलायन TMC शासन के तहत राज्य के औद्योगिक माहौल की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। जहां बंगाल कभी उद्यम का केंद्र हुआ करता था, वहीं खराब शासन, नीतिगत अस्थिरता और निवेशकों के विश्वास की कमी ने कंपनियों को यहां से दूर कर दिया है। 2015-16 में 869 कंपनियां चली गईं, 2016-17 में 918 कंपनियां और 2017-18 में 1027 कंपनियां चली गईं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र में 1308,
दिल्ली में 1297, उत्तर प्रदेश में 879, छत्तीसगढ़ में 511, गुजरात में 423 और राजस्थान में 333 कंपनियों का स्थानांतरण हुआ है। मालवीय ने कहा कि असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी सैकड़ों कंपनियों को आकर्षित किया है। अमित मालवीय ने कहा कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में नौकरियों के नुकसान, आर्थिक गिरावट और निवेशकों के घटते विश्वास को दर्शाता है। अब ये पूछने का समय आ गया है कि इस आर्थिक पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मस्जिद में बैठक को लेकर भाजपा नेता ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब नमाजवादी हो गई है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे संवाददाता निशांत राय ने ब्रिजेश पाठक से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आज संसद भवन के बाहर मस्जिद में एक मीटिंग की। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी। पाठक जी, किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत धार्मिक संस्थाओं का, खासकर मस्जिद का उपयोग फतवे के लिए करती थी चुनाव के दौरान, लेकिन अब तो हद हो गई। संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा करके संविधान का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक हितों को साधने के लिए उन्होंने धर्मस्थल, खासकर मस्जिद का उपयोग किया है। पूरा प्रदेश पास से देख रहा है। समाजवादी हमेशा नमाजवादियों की तरह व्यवहार करते हैं। संसद परिसर के ठीक पास मस्जिद और वहां पर बैठक, अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में गए होते तो बात अलग होती। किस तरीके से आप देखते हैं? किसी भी स्थिति में हमारा संविधान कहता है कि हम राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खुलेआम इस प्रकार के कृत्य को जनता ने पास से देखा है। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। और समाजवादी पार्टी की जो पुराना इतिहास है इसी प्रकार का है। इन्हीं लोगों ने नियत्थे कार्यसेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया था, कोई दूसरा नहीं था। इन्हीं की पार्टी की जब सरकार थी प्रदेश में, अयोध्या में मां सरयू के जल को खून से रंगने का काम इन्होंने किया था। ये वही लोग हैं। मैं फिर कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए, भारत की संस्कृति को समझना चाहिए और संविधान को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। आप लोगों पर सांप्रदायिक होने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं और आज भी जब अखिलेश यादव को लेकर, सांप्रदायिक कौन है आप बताओ ना, प्रदेश की जनता को आप बताइए, देश की जनता को। ये वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मस्जिदों का उपयोग कर रहे हैं, चुनाव के दौरान फतवे दिलाते हैं। और हद हो गई पार्लियामेंट के पास में जाकर के वहां बैठक करना, ये तो हद हो गई है। तो अखिलेश यादव तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और पार्लियामेंट के पास मस्जिद में जाकर बैठक करना ये सीधे तौर पर स्वीकारा नहीं जा सकता, कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित भारतीय मजदूर संघ के BMS 70 वर्ष के कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरमन्वय पांड्या भी यहां पर उपस्थित रहे और इस दौरान कार्यकर्ता ऐप BMS की 70 लघु फिल्मों और श्रमिक गीतों के एल्बम का लोकार्पण भी किया गया। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम मौका था भारतीय मजदूर संघ के 70वें वर्ष के कार्यक्रमों का समापन समारोह। देश भर से आए BMS के कई कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र में सुधार की बहुत आवश्यकता है। साथ ही नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऐसा हो कि श्रमिक क्षेत्र पर आंच न आए और इसका समाज को लाभ मिले। जीवन में परिश्रम की क्षमता जैसे कम होती है, वैसे आगे चल के श्रम की प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। और श्रम समाज को स्थापित करने वाले धर्म का अंग है, तो ये प्रतिष्ठा कम होके चलेगा नहीं। अब इन बातों का विचार कैसे करना? टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करो, हो नहीं सकता, वो आएगी। ज्ञान का शोध चल रहा है, उसमें से नई नई बातें आने लगी। आई हुई बात को कैसे संभालना, उसके जो परिणाम होंगे उसमें श्रमिक क्षेत्र पर आंच न आए, पूरे समाज को भी उससे सुख मिले, कोई नई समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए सोचना और सोच के आधार पर करना,
ये भी हमको करना पड़ेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय मजदूर संघ की सराहना करते हुए कहा कि बीएमएस भारतीय मजदूरों को समर्पित संगठन है, जिसका ध्येय मजदूरों के हितों को संरक्षित करना है। जिसके श्रम, जिसके पसीने के एक एक बिंदु से एक एक ईंट लगती है, एक एक निर्माण कार्य के पीछे उसका श्रम लगता है, उस श्रम का सम्मान करना, उसको सही दिशा में मार्गदर्शित करना, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये संघर्ष भी सकारात्मक भी हो और आउटपुट देने वाला भी हो, ऐसा कोई संगठन है तो मेरे हिसाब से भारतीय मजदूर संघ है। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्मय पंड्या ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का लगातार विस्तार हो रहा है। युवा और महिलाओं का नेतृत्व करने में भी संगठन सफल रहा है। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है और बीएमएस ने भी तकनीक से हाथ मिलाए हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन नाम से भारतीय मजदूर संघ की एक अपनी रिसर्च विंग शुरू हुई है। इसमें आप अपने एआई सक्षम चैट बॉक्स भी हमने इस दिशा में एक अभिनव नवीनतम प्रयोग किया है। उसमें सभी श्रमिकों और सब संगठन अपने कार्यकर्ता इस विषय पर भी अपनी कुछ संबंधित सुझाव दे सकते हैं। इस दौरान ई कार्यकर्ता ऐप, बीएमएस की 70 लघु फिल्में और श्रमिक गीत के एल्बम का लोकार्पण भी किया गया। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित IRDT सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित पुनर्प्रकाशित पुस्तक फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ RSS फॉर हिंदू स्वराज का विमोचन किया। इस अवसर पर संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले और प्रज्ञा प्रवाह के संयोजक जे नंद कुमार भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि फादर एंथोनी द्वारा वर्ष 1951 में लिखी गई ये पुस्तक उस समय लिखी गई जब संघ को लेकर अनेक भ्रांतियां समाज में प्रचलित थी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक संघ की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और कार्य पद्धति का निष्पक्ष और गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। ये आने वाली पीढ़ियों को संघ के प्रारंभिक संघर्षों और उसके पीछे की वैचारिक दृढ़ता से परिचित कराने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फादर एंथोनी ने ये स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं, बल्कि एक अनुशासित और राष्ट्र समर्पित संगठन है। उन्होंने लिखा था कि संघ भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य कर रहा है। जो फादर एंटोनी थे, उन्होंने 1951 में एक पुस्तक लिखी थी और आज उसका पुनः प्रकाशन करके आज उसका विमोचन हुआ है। हमारे सरकार व माननीय दत्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रज्ञा प्रवाह के सभी लोग उस कार्यक्रम में थे। मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने RSS के बारे में जो लिखा है और जो उन्होंने कहा है वो आज सच साकार हो रहा है कि RSS एक सामाजिक संगठन है जो कि सभी क्षेत्रों में काम करता है। और मैं इस उपलक्ष्य में उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो है हमारे बीच में तो नहीं लेखक वो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जो है RSS के बारे में लिखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है जो 250 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्टैनफोर्ड AI रैंकिंग भारत को AI कौशल, क्षमताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की नीतियों में शीर्ष देशों में रखती है। उन्होंने कहा कि भारत की AI रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना, सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की AI रणनीति का उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तत्वाधान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अधिसूचित की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में PLI योजनाओं सहित विभिन्न कई योजनाएं शुरू की हैं।
इसके परिणाम स्वरूप भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एक मजबूत बदलाव आया है। PLI योजना ने भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। विशेष रूप से भारत ने मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक तक विशेष भूमिका निभाई है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश है। LSEM के लिए PLI योजना ने जून 2025 तक 1,30,330 अतिरिक्त रोजगार सृजित किए हैं। इसके अलावा IT हार्डवेयर के लिए PLI योजना ने जून 2025 तक 5,056 अतिरिक्त रोजगार प्रदान किए। और वहीं सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास को सील कर दिया गया है और पूर्व उपराष्ट्रपति को तुरंत अपना आवास खाली करने के लिए कहा गया है। PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। PIB ने कहा है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। खबरों की पुष्टि केवल आधिकारिक स्रोतों से करें। उपराष्ट्रपति आवास सील होने की खबर फेक न्यूज है। भारत सरकार ने चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवा को फिर से बहाल करने का निर्णय किया है। ये सेवा करीब 4.5 साल बाद बहाल की जा रही है। वर्ष 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद भारत ने चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा देना स्थगित कर दिया था। इसके बाद गलवान घाटी में तनावपूर्ण सैन्य झड़पों सहित द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट के चलते ये सेवा लगातार बंद रही। अब इस सेवा की बहाली को भारत चीन के बीच जन से जन संपर्क और पर्यटन को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वीजा आवेदन चीन के 3 जगहों बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझो स्थित भारतीय वीजा केंद्रों में किया जा सकता है। ये फैसला भारत आने वाले चीनी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और दोनों देशों के सामाजिक सांस्कृतिक रिश्तों को नई गति देने में मदद कर सकता है। भारत और नेपाल के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता 22 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल सरकार के गृह सचिव गोकर्ण मणि दुआदी ने किया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन की समग्र समीक्षा की और इसे मजबूत करने पर सहमति जताई। चर्चा में सीमा स्तंभों की मरम्मत और रखरखाव, सीमा पार आपराधिक गतिविधियां, सीमा जिला समन्वय समितियों के कार्य, सीमा अवसंरचना, विशेष रूप से एकीकृत जांच चौकियों, सड़कों और रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने, विभिन्न सुरक्षा संबंधी संस्थानों के सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में सहयोग को मजबूत करने के तरीके जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते के पाठ को अंतिम रूप देने का स्वागत किया और संशोधित प्रत्यर्पण संधि शीघ्र संपन्न करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। बैठक में तय किया गया कि गृह सचिव स्तर की अगली वार्ता पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर नेपाल में आयोजित की जाएगी। बरसात के मौसम में सुर्खियों में रहने वाला दिल्ली का मिंटो ब्रिज इस बार भी सुर्खियों में जरूर है, लेकिन इस बार मिंटो ब्रिज में जल भराव नहीं हो रहा है और इसी वजह से ये सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली सरकार ने लगातार छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ा और व्यवस्थाओं को सुधारा, जिसके परिणाम सामने आ रहा है। वहीं सालों पुरानी समस्याओं का भी स्थायी समाधान हो पा रहा है। आज मूसलाधार बारिश के बाद भी यहाँ ट्रैफिक सरपट दौड़ते हुए दिखा। ग्राउंड जीरो पर इस मिंटो ब्रिज का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम दिल्ली के मिंटो ब्रिज के नीचे खड़े हैं। ये वही मिंटो ब्रिज है जो मूसलाधार बारिश के बाद पूरी तरह से भर जाता था और यहाँ पर पिछले कई सालों में देखने को मिला कि बसें तक डूब जाती थी, यानी कि यहाँ इतना पानी बारिश का इकट्ठा हो जाता था। लेकिन बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश ने यहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जो मिंटो ब्रिज कभी अपनी सुर्खियों में रहता था, मीडिया की सुर्खियों में रहता था कि यहाँ इतना पानी भर गया है, जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से बसें तक डूब जाती थी और कई बार कई साल तो कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन इस साल ये पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पानी निकासी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह इसी तरह से पानी निकल जाए तुरंत इसकी खास व्यवस्था की गई है। लोगों का क्या कहना है इस विषय पर, आइए बात करते हैं। अंडरपास पूरा ये भर जाता था, पूरा रेलवे ब्रिज पूरा अंदर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो जाते नहीं थे, डाइवर्जन करना पड़ता था रोड का। अब बेटर है, 2-3 बार की बारिश से बहुत बेटर है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग 12 खम्मा रोड होके घूम के आके नई दिल्ली स्टेशन आते थे।
अब कोई दिक्कत ना हो रहा है। अभी पानी नहीं भरता कि उन्होंने इसमें शायद इसको रिपेयर भी किया, नीचे से सफाई वफाई करके, और इसमें ये सब हाँ अच्छा किया सर जी, पहले से बहुत अच्छा। आज भी बारिश हुई तो पानी तो नहीं था सर। एक तस्वीर कनॉट प्लेस से मिंटो रोड की तरफ की है तो दूसरी तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिंटो रोड की तरफ की है, और दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव नहीं हुआ। दिल्ली का मिंटो ब्रिज इस बार पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई भी जल भराव की स्थिति पैदा नहीं हुई है, जिसका श्रेय जाता है दिल्ली सरकार को। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत की उभरती शतरंज इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दिव्या ने पूर्व विश्व चैंपियन तान झोंगी को हराकर फिडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया, और इस जीत के साथ ही दिव्या देशमुख ने अपना पहला GM नॉम भी हासिल किया। 19 साल की दिव्या ने सफेद मोहरों से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया, और इसके साथ ही उन्होंने महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 में जगह पक्की कर ली है। ये जीत भारतीय महिला शतरंज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।